स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं फर्स्ट ग्रेड से संबंधित कुछ करंट के महत्वपूर्ण पहलुओं को छूना चाहूँगा जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। यह है मेरी तरफ से जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं उनको एक सरप्राइज गिफ्ट है और इनका वो बखूबी इस्तेमाल करें यदि उनको आवश्यकता महसूस होती है तो। फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम अक्टूबर में प्रस्तावित है, आप जानते हो। इसी दिशा में मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। उसी दिशा में मैं कई टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ और विद प्रूफ इस बात का कि ये आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम एक नए टॉपिक से। आपके सामने एक हेडिंग है, वर्चस्व की जंग में उलझता विश्व। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, यदि आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर के टच में रहते हो या न्यूज़ चैनल के टच में रहते हो, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि विश्व युद्ध आज हुआ या कल हुआ? ऐसा नहीं लगता आपको? वर्ल्ड वार। आपको ऐसा नहीं लगता कि क्यों ये पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जो है ये अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कैसे दूसरों के मामलों में दखलंदाजी करते हैं और किस तरीके से समस्याओं को क्रिएट करने का प्रयास करते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं सबसे बड़ा, ये मुझसे नीचे, ऐसा नहीं लगता आपको? उसी दिशा में मैं आज से आपसे बात करने जा रहा हूं और आप इसको वर्ल्ड के नजरिए से देखना। मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं जो कि आ चुके हैं, उन पर मैं बात करूंगा। जैसे सबसे पहले यदि मैं बात करूं अमेरिका की, अब आप देखिए, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये अमेरिका थोड़ी दखलंदाजी ज्यादा करता है। कुछ हद तक आप भी मेरी इस बात से सहमत हो भी सकते हो। आप जानते हो भी हाल फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था। कहीं ना कहीं इसकी पृष्ठभूमि में अमेरिका था। आप जानते हो एक नाटो है, मैंने कई बार अपने लेक्चर में इसके बारे में आपको बताया है। एक सैन्य संगठन है। नाटो की सदस्यता को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद हुआ जिसने एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया था। आप जानते हो ये नाटो में सबसे ज्यादा जो आधिपत्य है वो अमेरिका का है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की स्थिति यहां थी। अब देखिए, ये रशिया को छेड़ रहे थे। अमेरिका रशिया को छेड़ रहा था क्योंकि अमेरिका और रशिया के बीच में जो कोल्ड वार की स्थिति है उससे हर स्टूडेंट परिचित है, आप जानते हो, जिसके संदर्भ में आप सेकंड वर्ल्ड वार को भी देख सकते हो। अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो अभी एक घटना घटित हुई थी ताइवान में। ये जो अमेरिका में जो प्रतिनिधि सभा है उसकी अध्यक्ष की यात्रा रही जिसका विरोध चाइना ने किया। अब चाइना ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि आप ये जानते हो कि चाइना ये कहता है, ये मानता है कि ताइवान हमारा ही है। इसलिए चाइना ने ये कहा कि हमारी संप्रभुता, सॉवरेनिटी पर हमला किया है। तो बाद में इन चाइना ने ताइवान पर अटैक भी किया था, आपने अखबारों में पढ़ा था ये। तो यहां भी अमेरिका बीच में है, देख रहे हो ना आप सारे। अब एक अफगानिस्तान का मामला भी देख लीजिए। अफगानिस्तान में पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर, मोटे तौर पर आप इसको रशिया कह सकते हो। रशिया व सहयोगी जो देश है उनको यूएसएसआर कहा जाता है। रशिया या पूर्व सोवियत संघ अफगानिस्तान पर अटैक ना करे, ये जो सोवियत सेना है ये अफगानिस्तान पर आक्रमण ना करे, इसके लिए अमेरिका ने, याद है आपको, कुछ सहायता दी थी यहां पर। और सहायता देने के चक्कर में जैसे अल कायदा और तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन
जो हम आज देख रहे हैं ये वास्तव में अमेरिका की ही एक उपज रहे हैं। अमेरिका के कारण ही ऐसा हुआ, आपके सामने है। इनको संरक्षण दिया अमेरिका ने। ये एक अलग बात है कि अमेरिका ने इसको संरक्षण दिया, लेकिन यही अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो गए। 9/11 का हमला आप देखिए इन्हीं में से किया था। तभी देख लीजिए 31 जुलाई को अलकायदा के जो हेड थे, चीफ थे, उनकी आप कह सकते हो कि हत्या की गई। इससे पहले लादेन को मारा गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये वर्ल्ड सिनेरियो में जो दिखाई दे रहा है, विभिन्न प्रकार के जो ये युद्ध हो रहे हैं या जो मतभेद हो रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं, इनकी जड़ में अमेरिका है। अब ये हम कह सकते हैं, इन सबको मैं आगे आपको बता भी दूंगा, हम इस मुद्दे के संबंध में ये बात कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो अब छोटे छोटे देश, जो गरीब देश है, विकासशील देश है, अविकसित देश है, उनमें जो ये प्रयोगशाला के रूप में काम करना बंद कर दे। जैसे यहां इसने यूक्रेन को प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया, अमेरिका ने यहाँ ताइवान को एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया, यहाँ पर अफगानिस्तान को एक प्रयोगशाला के रूप में इसने इस्तेमाल किया। तो ये अमेरिका जैसे जो देश है ये बंद कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्व में शांति कायम हो सकती है। मैंने अभी ये 2-3 मुद्दे अभी आपके सामने रखे हैं ताकि आप वर्तमान स्थितियों से परिचित हो सके। अब इनमें क्या है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं को मैं लेकर चलता हूं। आपके सामने वर्ल्ड का मैप है और वर्ल्ड के मैप में मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, ये अमेरिका है और ये आप जानते हो रशिया है, और मोटे तौर पर आप इसे यूएसएसआर भी कह सकते हो, पूर्व सोवियत संघ। हालांकि पूर्व सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, आप भली भांति जानते हो, लेकिन मैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं तो मुझे इसे ही देखना पड़ेगा, यही शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और यहां पर आप देख सकते हो अफगानिस्तान की स्थिति है ये। शायद स्थिति आप समझ गए होंगे, ये इस तरीके से है वर्ल्ड के मैप में। आप जब आप देखोगे इसे, ये जो अमेरिका है इसने अफगानिस्तान की मदद की, किस संबंध में? पूर्व सोवियत संघ से बचने के लिए। क्लियर? ये पूर्व सोवियत संघ है जो अफगानिस्तान पर जो अटैक कर रहा था, इससे बचने के लिए अमेरिका ने इसको मदद की। और मदद जब की तो इससे क्या हो गया, नए संगठन हमारे सामने आ गए, जिनको आप तालिबान और अलकायदा के रूप में देख सकते हो। ये आगे जो गले की हड्डी बन गए अमेरिका के लिए। अमेरिका ने इनको ही एक तरीके से जन्म दिया और यही इसके गले की हड्डी बन गए। और ऐसा ही होता है, सामान्य जनजीवन में भी यही होता है। हम जिसके लिए गड्ढा खोदते हैं उसी गड्ढे में हम खुद गिर जाते हैं। ये सामान्य जीवन में भी आप देख सकते हो। उसी तरीके से अमेरिका के साथ भी यही हुआ। तो ये तो एक बैकग्राउंड है कि पूर्व सोवियत संघ की सेना से बचाने के लिए अफगानिस्तान की सहायता की थी अमेरिका ने। इसके लिए यहाँ पर उसने अपनी सेना बिठाई। आप नाटो का नाम सुनते होंगे। यह सेना बिठाई और यहाँ पर कई जो आप ये कह सकते हो कि जो मुआइंदे थे इनको हेल्प दी, और उनकी हेल्प का इस्तेमाल इन्होंने आतंकवाद की नींव रखने में किया, जो आपके सामने है। अभी अलकायदा की यदि मैं बात करूं तो अलकायदा के जो हेड थे पहले, ओसामा बिन लादेन थे। एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर मैं बात करता हूं आगे की। यहां बात कर रहे हैं हम अलकायदा। अमेरिका की गले की हड्डी बन गई है। इसके कभी चीफ थे ओसामा बिन लादेन।
ओसामा बिन लादेन इसके चीफ थे। देखिए यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ओसामा बिन लादेन ने 9/11 का हमला करवाया था। 9/11 का हमला करवाया। अब आपको ये जानना पड़ेगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है ये 9/11 का हमला क्या है। 9/11 का हमला डेट याद रखनी पड़ेगी आपको। इस दिन क्या हुआ था, 11 सितंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आतंकवादियों ने उड़ा दिया। इसमें 11 सितंबर 2001, ध्यान रखना ये डेट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था, क्योंकि अभी कुछ घटनाएं आपस में जुड़कर हमारे सामने आ रही है। मैं बताऊंगा आपको 11 सितंबर 2001, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और न्यूयॉर्क के बारे में आप जानते ही हो, ये अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। लार्जेस्ट सिटी है अमेरिका की। हडसन नदी के किनारे है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो जिन नदियों के किनारे हैं वो नदियां महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा ये जो न्यूयॉर्क है, इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है बिग एप्पल। बिग एप्पल। आइए मुद्दे पर आता हूं वापस में। यहां पर हमला कर दिया, ओसामा बिन लादेन ने जिम्मेदारी ली, तो फिर ये पूरा अमेरिका ओसामा बिन लादेन के पीछे पड़ गया। तो एक ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन का नाम आपने ध्यान में रखना है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। इसके तहत क्या हुआ था, 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। अब ये तो इतना कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी जो घटना घटित हुई है उसको जोड़कर पूछे तो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ओसामा बिन लादेन मारा गया। फिर इसके बाद में क्या हुआ, अल कायदा के नए हेड बने। इनका नाम है अल जवाहिरी। अब इस घटना को जोड़कर यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो वहां पर ही आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। आप जानते हो कि 31 जुलाई 2022 को काबुल में अमेरिका ने इसे भी मार गिराया। तो ये जो 2-3 पॉइंट हमारे सामने आ रहे हैं, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक तो अल जवाहिरी को मारा 31 जुलाई 2022 को, फिर इससे जोड़कर आपसे पूछ सकता है ओसामा बिन लादेन के बारे में। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पुटअप करता है, ये इसकी शैली है एग्जामिनर की। घटना ये घटित हुई, उससे ये जोड़कर पूछ लेगा। इसलिए मैंने आपको कहा हल्का सा आपको ये ध्यान रखना है। और ये ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, अल जवाहिरी के संबंध में जो ऑपरेशन था उसको सर्च ऑपरेशन ही नाम दिया गया था, कोई वैसे कोई नाम नहीं दिया गया। ये अल कायदा है
और तालिबान है, इनके जन्मदाता अमेरिका ही है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो इनके गले की हड्डी बन चुके हैं। तो इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक बार आप इसे नोट करें। अब इसी तरीके से अमेरिका जो आगे घटनाएं देख रहा है, वो आप देख रहे हो अमेरिका चाइना, और चाइना के पास है यहां पर ताइवान। पहले इन स्थितियों को देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा अमेरिका, ये रहा चाइना, और ये रहा ताइवान। ये रहा ताइवान। मैंने पहले ही कहा कि चाइना कहता है कि ताइवान हमारा ही है, हमारा ही है, हमारा ही हिस्सा है। ये देखिए ताइवान, यहां पर प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। अब यहां से अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है, वहां की अध्यक्ष ने यात्रा की, और यात्रा काफी सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी वो, और काफी इंतजाम किए गए थे। बाद में चाइना ने ताइवान पर कुछ हमले भी किए थे, आपने अखबारों में पढ़ा था। तो इसका जिम्मेदार अमेरिका रहा। आइए कुछ बातें कर लेते हैं। स्थिति आप देख चुके हो। यहां पर एक यात्रा हुई, और वो यात्रा थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष है नैन्सी पेलोसी की यात्रा, ताइवान यात्रा। तो चीन इससे भड़क गया। वास्तव में यहां पर जो अमेरिका का जो उद्देश्य है, वो क्या झलकता है? अमेरिका का उद्देश्य ये झलकता है कि दक्षिण एशिया में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना। दक्षिणी एशिया में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। तो आपको यहां एग्जाम की दृष्टि से एक बात ये ध्यान रखनी है, ये जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा है, ये हमारी लोकसभा की तरह है। आप कह सकते हो अमेरिका की संसद कांग्रेस अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस का निम्न सदन है ये। जैसे अपने लोकसभा होती है, वैसे ही वहां पर प्रतिनिधि सभा होती है, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बोलते हैं इसको। अमेरिका की संसद कांग्रेस का निम्न सदन, और यहां पर जो अमेरिका का जो उच्च सदन होता है वो सीनेट होता है। जैसे अपने यहां राज्यसभा होती है। यहां पर एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, अमेरिका का उच्च सदन, अपर हाउस, ये होता है सीनेट। आप सीनेट की तुलना भारत के संबंध में देखना चाहो तो राज्यसभा से कर सकते हो, और प्रतिनिधि सभा की तुलना आप हमारे यहाँ पर लोकसभा से कर सकते हो। तो ये घटनाक्रम हुए। अब देखो, दक्षिणी एशिया में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना, एक बार आप इसे नोट कर लो। ये देखिए, पूरा दक्षिणी एशिया है ये सारा। उल्टा ये भी है हिंद प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और ये प्रशांत महासागर। इसमें आप जानते हो कि चाइना अपना प्रभाव फैलाता जा रहा है।
कुछ हद तक इसका ये भी उद्देश्य है, हालांकि भारत को इससे काफी फायदा है। भारत को तो फायदा ही होगा, हिंद महासागर की रक्षा कर रहा है। तो यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि हिंद प्रशांत महासागर में चीन को काउंटर करना या चीन को बैलेंस करना, ये भी यहां पर अमेरिका का एक उद्देश्य देखने को मिलता है। क्लियर होगी? स्थितियां मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए अब देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। ये हो गया, ये नया पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूं मैं। ये भी एक तरीके से वर्चस्व की ही लड़ाई है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सामने लिखा हुआ है नारगोनो काराबाख। नारगोनो काराबाख, मैं आपको बकायदा बताऊंगा कि ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है। ये क्या है? सबसे पहली बात तो एक विवादित क्षेत्र है। विवादित क्षेत्र है, किनके मध्य विवादित है? ये जो विवादित है ये अजरबैजान व आर्मीनिया के मध्य है। अब देखिए, इस टॉपिक के साथ आप तभी न्याय कर पाओगे जब आप इसको मैप में देखोगे, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्यों गड़बड़ी हो जाएगी मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में आपको। इसके पढ़ने का तरीका ये, यदि आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा। अब देखिए क्यों विवादित है ये, हमें हल्की सी जानकारी इसकी भी होनी चाहिए। ये इसलिए विवादित है क्योंकि आर्मेनिया जो इलाका है, ये लिख दीजिए, ये जो नारगोनो काराबाख है, लिख दीजिए, है दोबारा लिख देता हूं, काराबाख आर्मेनिया बहुल इलाका है। जिसे अजरबैजान अपना बताता है। जिसे अजरबैजान अपना बताता है। ठीक, क्लियर हुई सारी बात? विवादित क्षेत्र। आपके जो यहां क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये जो नारगोनो काराबाख है ये किन देशों के मध्य विवादित है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। तो अजरबैजान और आर्मीनिया के मध्य है। अजरबैजान में जो है ये मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, ये मुस्लिम बहुल है, जबकि जो आर्मीनिया है ये ईसाई बहुल है। तो एक तरीके से ये धार्मिक लड़ाई के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तो ये क्या है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इस क्षेत्र विशेष को लेकर ही है। अब देखिए यहां पर इसको इतना नजरअंदाज नहीं कर सकते आप कि इतने से काम चल जाएगा। आपको इसे मैप में देखना पड़ेगा, एटलस में जाकर इसे देखना पड़ेगा, तभी आप इसके साथ न्याय कर पाओगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं इसको। आपके सामने मैंने बहुत ही एक छोटा सा मैप लिया है, आपको समझाने की दृष्टि से ये काफी है। देखिए जॉर्जिया है, इधर रशिया है, अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है, मतलब दोनों की सीमा लिखती है। अब आप देखिए ये पूरा अजरबैजान है, इसमें जो ये व्हाइट कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है ये नागोर्नो काराबाख, ये रहा नागोर्नो काराबाख है ये, और नीचे इसकी सीमा ईरान से लगती है। तो यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई हमें कि ये जो नागोर्नो काराबाख है ये अजरबैजान में है, यहां पर ये रहा, दोनों के मध्य ये विवादित है, ये तो होगी बात क्लियर। अजरबैजान के हिस्से में आ रहा है, ये देख लीजिए, क्योंकि वो तो आर्मेनिया है। एक ये ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, ये बातें आपने ध्यान में रखनी है।
ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। ये अजरबैजान में तो है ही, ईरान की सीमा को ये स्पर्श करता है। यहां पर यदि मैं आपसे ये कहूं, इस साइड में यहां पर एक स्थान है बाकू। बाकू ये अजरबैजान की राजधानी है। और दूसरा आपको होमवर्क मैं यहां दूंगा, यहां पर आर्मेनिया की राजधानी है। आपको ये बताना है कि आर्मेनिया की राजधानी कौन सी है। ये आपका होमवर्क है, ताकि कुछ मेहनत आप भी तो करो। आर्मेनिया की राजधानी कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, और मुझे इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दोगे, ताकि मुझे पता तो लगे ऐसे कौन से मेरे लाडले स्टूडेंट हैं जो सीरियस तैयारी करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये मान के चलिए, हमारा अनुभव भी है। हमने इतने बच्चे पढ़ा लिए, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। सही मायने में कहूं तो, चाहे आप बुरा भी मान सकते हो, पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप मुझे आर्मेनिया की राजधानी देखकर बताएं। मैं चाहूंगा ये आपसे, और हो सका तो जो बताएंगे मैं उनके नाम को यहां पर रिप्रेजेंट भी करूंगा, ताकि मुझे पता तो लगे कौन सा बच्चा सीरियस में तैयारी कर रहा है। लगभग 80% बच्चे टाल देते हैं। टालना कोई ऐसी बात नहीं है कि टालने से कोई बहुत बड़ा महान काम हो जाता है, आसान काम होता है। टालने में क्या समस्या कहां रही है, कैसे भी टाल दीजिए। लेकिन जो काम जब दिया जाता है, जो होमवर्क आपको दिया जाता है, उसके लिए आपको एटलस निकालनी पड़ेगी, फिर उसकी राजधानी देखनी पड़ेगी, फिर उसको टाइप करके लिखना पड़ेगा। ये बड़ी समस्याएं होती है, और हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए आपको मैं यही कहूँगा, आप हमारे प्रिय स्टूडेंट हो, इन सब ये जो एंगल्स होते हैं ना, इनको रिजेक्ट कीजिए और अपने तैयारी करने की दिशा में बिल्कुल निर्मलता लाइए। तैयारी का मतलब तैयारी, इसके अलावा और कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। इसके अलावा और कुछ नहीं, जब तक कि आप लक्ष्य को ना प्राप्त कर लें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे आर्मेनिया की राजधानी बताओगे? हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इसको बखूबी करते हैं। तो आइए, ये आपके सामने है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर एक लाचीन कॉरिडोर है। यहां पर मैं बना देता हूं, लाचीन कॉरिडोर इस साइड में है। यहां जब आप देखोगे मिल जाएगा आपको, लाचीन कॉरिडोर यहां लिख देता हूं। इस पे आपके क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉरिडोर है जो आर्मेनिया और अजरबैजान को नागोर्नो काराबाख से जोड़ता है। समझ में आई बात है? तो यहां पर मैं चाहूंगा एक बात आप लिख ही दीजिए, इसमें लिख दीजिए, नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया से जोड़ता है अजरबैजान के माध्यम से नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया से जोड़ता है। यही चीजें आपको आगे लेके जाएगी, ध्यान रखना। और इस साइड में कैस्पियन सागर है। क्लियर होगी सारी बात? इधर ईरान है, इधर टर्की है, इनका ध्यान रखें। इधर जॉर्जिया है, इधर रसिया है, इधर पूरा कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है। आइए, यदि मैं यहां पर आपको एक नई बात बताऊं, हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको पढ़ते हैं, तो यहां पर आपको एक पर्वतमाला मिलेगी, काकेसस पर्वतमाला। और काकेसस पर्वतमाला के आधार पर ही एक शब्द हमारे सामने आता है, उसका नाम है काकेसस राज्य। काकेसस राज्य। आइए बात करते हैं, एक बार नोट कर लो इसे।
काकेशस राज्य। इसमें 3 देश आते हैं, जॉर्जिया, ये देखिए आपके सामने है, आर्मेनिया, अजरबैजान। एक कोड बताता हूं क्योंकि आपके यहां जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आता है, काकेशस राज्य में कौन शामिल नहीं है, तो जॉर्जिया दे देगा, आर्मेनिया दे देगा, अजरबैजान दे देगा, एक टर्की दे देगा या रशिया दे देगा, या 3 के कॉलम बना के दे देगा, ऐसे आता है। तो काकेशस राज्य में 3 ही देश शामिल होते हैं। ये आप इसको कोड के रूप में ऐसे भी देख सकते हो, काके की आर्मी में जो जिले हो जाए बेजान, काके की आर्मी में जो जिले हो जाए बेमान। काके से काकेशस, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ऐसे आप कर सकते हो। और ये जो है काकेशस पर्वत से संबंधित है होने के कारण। एक बार नोट कर लें, अब मैं आपको वो सबूत देने जा रहा हूं कि आपके ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है। आइए, अभी एक एग्जाम हुआ था इसी संडे को, पिछले संडे की बात कर रहा हूं, आप में से किसी बच्चे ने भेजा था वो, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी पिछले संडे को ही आया है, एग्जाम का नाम मेरे याद नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि जो अभी मैंने आपको बातें बताई है उसके लिए मैप देखना कितना महत्वपूर्ण है, अपने आप पता लग जाएगा। देखिए, मारियुपोल शहर, हो सकता है कभी नाम ही नहीं सुना हो आपने, जिसका उल्लेख प्राय समाचारों में रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में किया जाता है। आप देखिए कैसे आपको सुलझाता जा रहा है, बता रहा है आपको कि ये जो शहर है ना, ये रूस यूक्रेन संघर्ष में आपने अखबारों में पढ़ा होगा। समझ में आई बात सारी? तो इससे आपको पता लगा कि अखबारों को पढ़ना कितना महत्वपूर्ण होता है। संघर्ष के संदर्भ में किया जाता है, किसके तट पर स्थित है बताओ? अराल सागर है, बाल्टिक सागर है, कैस्पियन सागर है, आजोव सागर है। अब जनरली हम देखेंगे तो जब न्यूज में ये तो नहीं कहेगा कि ये इस सागर के तट पर है, न्यूज में तो नहीं कहेगा ये। न्यूज में तो ज्यादा ये कह सकता है कि ये जो मारियुपोल है ये यूक्रेन का एक शहर है, मोटे तौर पर आपको ये जानकारी मिल सकती है, लेकिन पूरे मैप के बारे में नहीं बताएगा, इसके दक्षिण में ये है, उसके उत्तर में ये है, इसके पूर्व में ये है, इसके पश्चिम में ये कभी नहीं बताएगा, आप जानते हो। तो फिर हमारे सामने जब वो न्यूज आ गई तो उस न्यूज के साथ हम क्या करें, ऐसा हम उसके साथ क्या करें कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें रूस यूक्रेन में युद्ध तो लड़ने जाना नहीं है, हमें तो वहां से बातें निकालनी है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ये चीजें आ भी चुकी है। तो अभी जो मैंने आपको सारी बातें बताई, जैसे मैंने ताइवान आपको दिखाया, हो सकता है आपके आने वाले समय में क्वेश्चन आ जाए कि ताइवान किस महासागर में है, ताइवान को ताइवान और चाइना के मध्य कौन सी संधि है, पता कीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अब इसको पढ़ते हैं, यही तो क्वेश्चन होते हैं, यही तो आ रहे हैं। अभी इसी पेपर में मैं बताऊं आपको, एक क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी संधि है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और बखूबी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये सदाबहार क्वेश्चन है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि किसी स्टूडेंट को ये आता नहीं होगा, और कम से कम जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं मैं गर्व करता हूं कि वो तो धड़ल्ले से बता सकते हैं। तो इस बात का भी जवाब आपने देना है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है। आप नोट्स निकालिए जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कराए गए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स निकालिए, वहां पर मैंने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया हुआ है,
और जब भी इसको पढ़ाता हूं, एक मैं बोलता हूं बेरिंगजल संधि और एक मैं एक नाम और लेता हूं, जो दूसरा नाम अभी लूंगा नहीं, मैं जानबूझकर नहीं लूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसी कौन सी संधि है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। और बोलिए, खूब आता है एग्जाम में, अनगिनत बार आया हुआ है। तो उसी की रूपरेखा में आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो कि ये जब तक आप मैप नहीं देखोगे, एटलस नहीं देखोगे, जब तक उस खबर के साथ आप गुत्थम गुत्था नहीं होगे, मुझे नहीं लगता कि आप करंट जीके को सही तरीके से पढ़ जाओगे। अक्सर मैंने ये देखा है कि वर्तमान में जो स्टूडेंट है वो जो भी मिल रहा है वो ले जा रहे हैं, उसको पढ़े जा रहे हैं। ये मैगजीन ले ली, वो मैगजीन ले ली, सब पढ़े जा रहे हैं, कचरा बना रखा है सारा। और सोशल मीडिया पर तो इसकी भरमार पड़ी है, जो भी आ जाए दे दो, सब कुछ दे दो। ऐसे तैयारी नहीं होती है मेरे अनुभव के आधार पर। आपको लगता है तो आप कर लीजिए, बहुत सही दिशा में चल रहे हो, टेंशन मत रखिए। आपसे मैं कोई ऐसी गुजारिश नहीं करने जा रहा कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन आप इस बात को अपने विचार में जरूर लाएं कि क्या ये तरीका सही है, और फिर अपना डिसीजन लीजिए। फिर या तो आपको वक्त सिखा देगा, नहीं तो समय आने पर तो जरूर पता लगेगा, क्योंकि सच किसी का पिछ लग्गू नहीं होता है। सच सच होता है, ध्यान रखें, सच सच होता है, पिछ लग्गू नहीं होता है किसी का। तो सच्चाई इसी पर है। एक टॉपिक के साथ गुत्थम गुत्था होना पड़ेगा आपको, तब जाके आप उसको समझ पाओगे। तो अब आप देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें, अराल सागर है, कैस्पियन सागर है, अभी पढ़ा आप लोगों ने कैल्शियम सागर, बाल्टिक सागर है। आइए इनके बारे में बात करते हैं। आपके सामने यूक्रेन है, इधर बेलारूस है, इधर रशिया है, इधर रोमानिया है। ये देखिए, तो यूक्रेन के पड़ोसी देश, मुझे लगता है एक एग्जाम में पूछे भी गए थे ये कि कौन सा इसका सीमा को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है। ओबियसली बात है, बेलारूस भी चर्चा में रहा था, तो अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। यही मैपिंग के क्वेश्चन होते हैं। अब आप देखिए, ये देखिए मोटे तौर पर मारियुपोल, ये MARIUPOL। अब आप देखो कितना शानदार है ये। एक तो हमें ये बात तो पूर्ण रूप से क्लियर हो गई कि ये यूक्रेन का शहर है, पहली बात तो ये भी एक अच्छी बात है कि हमें पता लग गया ये। अब आप देखिए यहां पर ये मारियुपोल है, और ये देखिए सी ऑफ एजो। आप हिंदी में कहना चाहो तो कह सकते हो अजोब सागर। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, बताइए। अभी आया है पिछले संडे को, समझ में आई मेरी बात? तो मेरी बात पर गौर करना, विचार करना, जचे तो अपनाइए, नहीं जचे तो रहने दीजिए। जो कर रहे हो वो भी अच्छा कर रहे हो। तैयारी ऐसे होती है। अकेला रट के मारियुपोल शहर रट लोगे, चलो एक मौका मान लिया, और कल को इसने ये पूछ लिया तो, ये आपका नागोर्नो काराबाख पूछ लिया तो फिर क्या करोगे? ताइवान पूछ लिया तो फिर क्या करोगे? अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले देश पूछ लिए तो फिर क्या करोगे? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा सिस्टम आपके सामने मिलेगा। कोई जरूरी थोड़ी है आपसे ये पूछ ले कि यूक्रेन की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा देश नहीं है, क्योंकि भाई युद्ध हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, पूरे वर्ल्ड में चर्चा में रहा है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजोब सागर। क्लियर? मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। एक बार इसको भी आप उतार लीजिए, या क्वेश्चन उतारिए पहले तो आप, शायद क्वेश्चन के लिए आपको मैंने वक्त नहीं दिया। वर्चस्व की जंग के बाद में अब मैं थोड़े हल्के से पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। दो व्यक्तित्व हैं, दो नहीं तीन व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो आने वाले दिनों में चर्चा में रहेंगे।
आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। कैसे आए? आपके सामने एक तस्वीर है और ये तस्वीर है रूडी कर्टचंद की। रूडी कर्टचंद, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुभव है, ये क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। रूडी कर्टचंद, तो एक तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो पहली बात तो ये क्रिकेट से संबंधित है और ये दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व एम्पायर थे। एम्पायर आप समझते ही हो, जिनका कार हादसे में अगस्त 2022 में निधन हो गया। अगस्त 2022 में निधन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, ये स्लो फिंगर ऑफ डेथ के लिए प्रसिद्ध है। स्लो फिंगर ऑफ डेथ के लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो स्लो फिंगर ऑफ डेथ है, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है किसी बल्लेबाज के आउट होने का फैसला देते समय ये धीरे धीरे हाथ उठाते थे। लिख दीजिए, आउट होने का डिसीजन ये धीरे धीरे हाथ उठाकर देते थे। धीरे धीरे हाथ उठाकर देते थे। तो कार हादसे में इनकी मृत्यु होगी। एक बात नोट कर लीजिए इन्हें। अब मैं दूसरे व्यक्तित्व की बात करने जा रहा हूं, वो भी काफी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर आपके सामने है और ये है जस्टिस उदय उमेश ललित, जिनको आप अखबारों में यूयू ललित के नाम से देख रहे हो। ये जो है, ये अभी अगस्त में, शायद 25 अगस्त के आसपास है, ये भारत के नए सीजीआई होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के नए सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनकी जो नंबरिंग है, ये है 49। ये बहुत विशेष रूप से आप ध्यान रखें, पिछले एग्जाम देखते हैं तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और इनके बारे में एक विशेष बात ये है, एक तो ये लाइन लिख दीजिए, जस्टिस एन.वी. रमणा का स्थान लिया है। हालांकि ये 25 अगस्त 26 अगस्त के आसपास बनेंगे, लेकिन आप यहां इसको ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात और लिखिए उदय उमेश ललित के बारे में, वकील से सीधे सीजीआई बनने वाले, वकील से सीधे सीजीआई बनने वाले दूसरे न्यायाधीश, बहुत महत्वपूर्ण है ये। वकील से सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले दूसरे न्यायाधीश है, ध्यान रखना। इससे पहले बने थे जस्टिस एम.एम. सीकरी। जस्टिस
MM सीकरी, ये बने थे, ध्यान रखें। ये 13 नंबर के CGI थे, 13 नंबर के, और 1971 में बने थे। ध्यान रखें। ये जो जस्टिस NV रमणा है, इन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा जजों को नियुक्त करने वाले CGI। 100 से भी ज्यादा संख्या हमारे सामने आ रही है। संख्याओं की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आप तो एक लाइन लिख दीजिए, सबसे ज्यादा जजेस की नियुक्ति करने वाले न्यायाधीश का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। क्लियर? आइए वापस आते हैं जस्टिस यूयू ललित पर। आपको बता दूं मैं, ये 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। मतलब ये 2-3 महीने के लिए ही CGI रहेंगे, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। तो अब हमें ये भी जानना पड़ेगा फिर अगले कौन से होंगे, मतलब 49वें ये है, तो 50वें कौन से होंगे, अभी बात करूंगा। एक बार आप इनको नोट करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत के 50वें CGI। ये रहे आपके सामने भारत के 50वें CGI। इनका जो नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये होंगे 50वें CGI। तो यहां मैं चाहूंगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन के जो स्टूडेंट हैं वो ऐड कर लें। कहां पर ऐड करेंगे? जहां मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट करवाया है। इससे आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे और एक कामयाबी का इतिहास रच देंगे। एक बार आप इसे नोट करें। इसके बाद हम नए टॉपिक पर चलते हैं, लेकिन उस टॉपिक पर चलने से पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी आ चुकी है। अभी हमने बात की थी कि जस्टिस यूयू ललित वकील से सीधे CGI बनने वाले दूसरे न्यायाधीश है। पहले थे जस्टिस MM सीकरी 1971 में 13वें नंबर के, ये हमने बात कर ली। लेकिन एक क्वेश्चन और है मेरे पास जो एग्जाम में आया हुआ है, नोट डाल के लिख दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में सीधे वकील से न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला। ध्यान रखना, मैं यहां CGI की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां केवल जजेस की बात कर रहा हूं, CGI की बात नहीं कर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे वकील से न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला, ये एग्जाम में भी आ चुका है, ये है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि
जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन करवाया हुआ है उसमें मैंने आपको उपराष्ट्रपति डिटेल के साथ करवाया है, विद आर्टिकल के साथ। तो वहां जो मैंने बात बताई है वो यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। आप भली भांति जानते हो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, आर्टिकल क्या है, कार्यकाल क्या है, आप सब जानते हो। मैं यहाँ जो नई बात है उसको लेकर आ रहा हूँ। ऐसे तो उपराष्ट्रपति को यदि पढ़ाने लगे तो मान के चलना आप सब समझते हो कि कम से कम 2 घंटे का टॉपिक होता है। ये अपने आप में इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तरीके से पढ़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन आप जानते हो वो हम कर चुके हैं। तो यहाँ अब आपने क्या अपडेट करना है, ध्यान रखें। तो नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप जी धनखड़। एक तो ये किस नंबर के राष्ट्रपति है? सबसे पहली बात तो ये है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो कार्यकाल की दृष्टि से ये कौन से नंबर के हैं, पहली बात तो। दूसरी हम ये बात करेंगे व्यक्तियों की दृष्टि से ये कौन से नंबर के हैं, व्यक्तियों की दृष्टि से। देखिए, यदि हम कार्यकाल देखें तो आपको ये जानकारी है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ये 2 बार बने थे। इसके अलावा जो हामिद अंसारी है वो भी 2 बार बने थे। तो 2 कार्यकाल तो 2 व्यक्ति ले गए, मतलब कार्यकाल 4 है लेकिन व्यक्ति 2 है। तो ओवरऑल कार्यकाल की दृष्टि से देखें, 5 वर्ष के हिसाब से देखें तो ये 16वें उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि 2 व्यक्ति 4 कार्यकाल ले गए। इसका मतलब यदि हम व्यक्तियों की दृष्टि से देखेंगे तो 2 घटाना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से ये 14वें उपराष्ट्रपति है। अब जैसे भी आपको क्वेश्चन मिले आप उस तरीके से इसको टैकल करें। अब इनके एंटी कौन था, तो यहां पे लिख दीजिए, इन्होंने मार्गरेट अल्वा को पराजित किया। मार्गरेट अल्वा को पराजित किया। ये जो मार्गरेट अल्वा है, आप जानते हो ये राजस्थान की राज्यपाल रही है। राजस्थान की पूर्व राज्यपाल है। और आप ये भी जानते हो कि जो जगदीप जी धनखड़ है, इनका समन्वय राजस्थान से है। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राजस्थान के समन्वय इनके गांव का नाम किठाना इनके गांव का नाम है। गांव का नाम है कीठाना, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से राजस्थान के बच्चों के लिए तो रामबाण है। ये चिड़ावा में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू। राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले ये दूसरे व्यक्ति है। इससे पहले भैरों सिंह शेखावत बने थे। राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति पहले हैं भैरों सिंह शेखावत। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब आप जानते हो कि जो जगदीप जी धनखड़ है, या आप कह सकते हो जो उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति है।
राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब ये राज्यसभा को टैकल करेंगे। अब आप देखिए, ओम बिड़ला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो लोकसभा को टैकल करते हैं। ये अब राज्यसभा को टैकल करेंगे। और लोकसभा और राज्यसभा संसद के हमारे दो सदन हैं, और जगदीप जी धनखड़ और ओम बिड़ला जी का संबंध दोनों का राजस्थान से है। तभी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि अब दोनों सदनों की कमान राजस्थानियों के नाम। पढ़ रहे हो ना? बस यही स्थिति है। तो यहां पर आप एक स्टार डाल के लिख दीजिए, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। ओम बिड़ला। ये कोटा से संबंधित है। शायद अब बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ये कोटा से संबंधित है। अब देखिए, वैसे तो आपको मैं बता चुका हूं कि इनका चुनाव वगैरह कैसे होता है, लेकिन फिर भी आपको एक आंकड़ा ध्यान रखना है। इनको जो मत मिले हैं, इनको जो वोट मिले हैं 528 वोट इनको मिले हैं। काफी अच्छी जीत इन्होंने दर्ज की है। और इनके विपक्ष में जो मार्गरेट अल्वा थी, उनको 182 वोट मिले। 182, हल्का सा आंकड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि 6-7 महीने के अंदर ये आपके कोई एग्जाम होंगे तो इसमें ये पूछे जाने की ताकत रखते हैं। उसके बाद तो देखिए 1-2 साल बाद तो इसको नहीं पूछेंगे। खैर, तो मैंने आपको ये बताया, ये पॉइंट मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है। टिक कर लेना इसको, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा ये। और इन पर विशेष रूप से नजर रखें 16वें और 14वें। उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बता चुका हूं कि राज्यसभा में पदेन सभापति होते हैं ये। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इनका चुनाव होता है। आपके सामने अभी इनके चुनाव हुए हैं। और इनको जो शपथ दिलाता है, ये भी आपने अखबारों में पढ़ा हुआ है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको शपथ दिलाई है। तो इनको शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। अब आप देखिए, इसी दिशा में कुछ 3 बातें बताऊंगा आपको जिन पर आपने नजर रखनी है। एक बार आप इसे नोट कर लें। तीन क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के संबंध में विशेष रूप से ध्यान देना। आपके सामने है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? संबोधित मतलब किसको एड्रेस करता है? ध्यान रखना, खुद को ही करता है, उपराष्ट्रपति को ही करता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, जबकि संबोधित उपराष्ट्रपति को ही करता है, खुद को ही करता है, स्वयं को ही करता है। ऐसे समझिए आप इसको। राष्ट्रपति के संबंध में यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये पढ़ते हैं हम। इस मायने में आप ये भी कह सकते हो कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष को करता है। वैसे भी उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति को ही संबोधित कर रहा है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? ध्यान रखना, ये थोड़ी अलग प्रक्रिया है। एक तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा पेश करती है। ध्यान रखना, लोकसभा नहीं करती। यदि ये पेश कर दे और पारित हो जाए तो फिर लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। लोकसभा की सहमति मिल जाए
तो ध्यान रखना, फिर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है। एक बार आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस। इस दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 2G इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। पर्यावरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है और किसानों की आय को दुगना करने की भी ताकत रखता है, क्योंकि 2G इथेनॉल संयंत्र के निर्माण में पराली का इस्तेमाल होता है। पराली आप समझते हो, बहुत इस प्रकार का एक अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसे जो किसान है जला देते हैं और जलाने से वायु प्रदूषण की स्थिति पैदा हो जाती है। तो किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इको फ्रेंडली वातावरण, इको फ्रेंडली आप यह कह सकते हो कि इन्वायरमेंट पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। और ये जो राष्ट्र को समर्पित किया है, ये इन्होंने किया है इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी में। पानीपत रिफाइनरी, इसकी जो लागत है ये 900 करोड़ रुपए। 900 करोड़ रुपए। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि इसमें प्रति वर्ष 3 लाख टन प्रति वर्ष 3 लाख टन CO2 के उत्सर्जन में कमी आएगी। 3 लाख टन CO2 के उत्सर्जन में कमी आएगी। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लिंग दोष समिति मेरी नजर में मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान की दृष्टि से भी यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। लिंग दोष समिति जो है, इसके जो अध्यक्ष है ये है JM लिंगदो। JM लिंगदो ये चुनाव आयुक्त थे पहले। छात्र संघ चुनावों में सुधार से संबंधित छात्र संघ चुनावों में सुधार से संबंधित ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। एक बार आप इसे नोट कर लें। आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि लिंग दोष समिति का संबंध किससे है। तो छात्र संघ चुनाव में सुधार से संबंधित है। ध्यान रखना, लिंग दोष समिति का संबंध किससे है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। द्रास पॉइंट 5140 एक पहाड़ी है, लद्दाख में स्थित एक पहाड़ी। लद्दाख में स्थित एक पहाड़ी है, इसको एक नया नाम दिया गया है गन हिल। भारतीय सेना के गनर्स के सर्वोच्च बलिदान की याद में इसको ये नाम दिया गया है। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं बात करूंगा एक सूचकांक पर जिसका संबंध फूड सिक्योरिटी से है।
हेडिंग डाल दीजिए फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। खाद्य सुरक्षा सूचकांक। खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अब आप देखिए, ये जो सूचकांक है 2021-22 के लिए है। पहली बात तो 2021-22 के लिए है। और यहां आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जहां मैंने आपको इकोनॉमिक्स करवाई है, इकोनॉमिक्स में याद कीजिए मैंने आपको फूड इकोनॉमी करवाई है, इंडियन इकोनॉमिक की बात कर रहा हूं। फूड इकोनॉमी कराई है जिसमें मैंने कई चैप्टर आपको इसके अंदर करवाए थे, विश्व खाद्य दिवस वगैरह याद कीजिए। और मैंने कई योजनाएं करवाई थी, फोर्टिफाइड चावल के बारे में बताया आपको, पोषण मिशन, पोषण 2.0, मिड डे मील का नया नाम प्रधानमंत्री पोषण मिशन, याद कीजिए। उसमें वहां पर आप इसको ऐड कर लें और आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ये दो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर के रूप में अच्छे तरीके से लिखकर बताओगे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे, वर्ल्ड फूड डे, ये कब कब मनाए जाते हैं मुझे बताओगे। अब मैं आता हूं खाद्य सुरक्षा सूचकांक पर। पहली बात तो ये जारी कब हुआ? ये जारी हुआ है जून 2022 में। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन किसके द्वारा जारी हुआ ये महत्वपूर्ण है। FSSAI के द्वारा हुआ है। अब ये जो FSSAI है ये क्या होता है? ये होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के द्वारा। ये चीजें महत्वपूर्ण होती है। जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं वो जानते हैं इस बात को कि हमें क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, क्वेश्चन की कौन सी लाग लपेट हमें ध्यान में रखनी है। महत्वपूर्ण बातें यही होती है। ये सब रट लेंगे, पहला राज्य कौन सा था, दूसरा कौन सा था, केंद्र शासित प्रदेश भी याद कर लेंगे, लेकिन जब हम ये बात करते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत में कौन जारी करता है, तो आप ताना बाना आपका बिगड़ जाएगा उधर। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो सतर्क नहीं रहते, तो ध्यान रखना है, सतर्कता रखनी है। अब देखिए इसकी 3 श्रेणियां हैं। तीन श्रेणियां हैं इसकी, और ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? बड़े राज्य, एक तो बड़े राज्यों की श्रेणी बना दी, और दूसरा है छोटे राज्य, और तीसरा है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। इनमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा नंबर किसका है। ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे बड़े राज्य जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं पहले ही बता दूं। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। पहले नंबर पर है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर है गुजरात, और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वापस रिपीट करता हूं। इस स्थिति में यदि मैं कहूं
तो यहाँ पर जो राजस्थान का नंबर है, जो बच्चे राजस्थान के हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें। ये राजस्थान का जो नंबर है बड़े राज्यों की दृष्टि से ये 10वां है। पहले नंबर पर तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, सिक्किम। गोवा है, मणिपुर है और सिक्किम है। गोवा, मणिपुर, सिक्किम। यूनियन टेरिटरी के संबंध में देखें तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़। चंडीगढ़ है। एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं। इन जानकारियों का इस्तेमाल फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट अपने आने वाले एग्जाम में कर सकते हैं। उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। मेरी तरफ से उनको ये एक सरप्राइज गिफ्ट है, यदि वो लेना चाहे तो। और पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये मोती मोती आपके लिए मैंने चुने हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।